हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपनी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 6 कौन सा है, तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियां, इसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं बढ़िया शानदार नोट्स के आधार पर। इसके बाद में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज है, इस चैप्टर के अपने पास शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, उनको भी पढ़ने वाले हैं, यानी उनके आंसर्स भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं, ये अपने चैप्टर से वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख के इसके बाद ये चैप्टर है वो शुरू करना, ताकि अपने इस चैप्टर को समझने में कोई समस्या ना आए। तो अपनी आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। और चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियां। अब ये गतिविधियां नाम देके थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो जाना आप लोग, इसका मतलब ये क्रियाएं होता है। क्या होता है भाई, क्रियाएं, यानी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। तो ये गतिविधियां नाम देके कंफ्यूजन में मत आ जाना, तो ये क्रियाएं ही होता है। अब सर ये क्रियाएं क्या होती है, ये अब आपने बता दिया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक ये कितने प्रकार की होती है, क्या होता है। तो देखिए मैं छोटी सी बात एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ अपने पास। मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती है जिनसे धन की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है भाई, मैं बता देता हूँ। आर्थिक गतिविधियां या क्रियाएं एक ही बात है। मनुष्य द्वारा कि जो क्रियाएं की जाती है, जो कार्य किया जाता है जिनसे धन की प्राप्ति होती है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको अभी तक अपन 4 प्रकार से पढ़ रहे थे, अभी अपन 5 रूप और पढ़ लेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं, जो अपना पहला चैप्टर पढ़े हैं, वो अपन प्राथमिक पढ़ लिए थे। तो प्राथमिक क्रियाएं हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें जैसे अपन ने कृषि है, इसके अलावा पशुपालन है, इसके अलावा बात करें तो मछली पकड़ना है, इसके अलावा मछली पालन कर देता हूँ मैं, इसके अलावा पालन करना पड़ेगा भाई। इसके अलावा बात करूँ तो आखेट बोल सकता हूँ, इसके अलावा बहुत बात करें तो अपने पास संग्रहण बोल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, आर्थिक क्रिया में पढ़ी थी। इसके बाद में अपन आए थे कौन सी क्रिया में, द्वितीयक क्रिया में आए थे भाई। द्वितीयक है ना, द्वितीयक सही लिखते हैं। द्वितीयक क्रियाएं में जो क्रियाएं थी उनमें आए थे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें अपन ने विनिर्माण पढ़ लिया था, चलो यहीं लिख देता हूँ, विनिर्माण जो हाथ से बनाया जाता है। इसके अलावा अपन ने पास खनन है, वो इसमें पढ़ लिया था। तो ये सारी गतिविधियां अपन इसमें आ गए द्वितीयक में। इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीयक और चतुर्थक। वह चतुर्थक ये कौन सी होती है सर, अरे चतुर्थक सही लिखो भाई, नहीं तो बच्चे कह देंगे सर क्या लिख रहे हो। चतुर्थक, हाँ ये क्रियाएं आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें मैं चैप्टर में समझाने वाला हूँ। तो ये तो आज के चैप्टर में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है कि इसमें हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ने वाले हैं, तृतीयक या चतुर्थक गतिविधि में इनमें कौन से काम शामिल होते हैं। तो देखो जैसे इसमें अपने पास कृषि का, पशुपालन का, मछली पालन का, खेत का, संग्रहण का ये काम शामिल होता है। इसमें अपने पास विनिर्माण, खनन है, इसके अलावा और भी अन्य कार्य हैं जो मैंने क्लास में समझाए हैं। यहाँ पे तो अपन तृतीयक चतुर्थक क्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये अपने आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको अपन 4 प्रकार से पढ़ते हैं। लेकिन अब अपना पंचम जो प्रकार है वो भी हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी अगर पूछे अपने पास कोई प्रश्न तो आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की पढ़ेंगे, 5 प्रकार की पढ़ेंगे। ये 2 अपन ने पढ़ लिए, वो 3 आज के चैप्टर में कंप्लीट होने वाली है। अब तृतीयक गतिविधियां हैं, ये आखिर है क्या भाई, इनका अर्थ क्या है, कहाँ से आई भाई इनके, अगर अपन परिचय की बात करें, इनका इंट्रोडक्शन देवें तो क्या है। देखो तृतीयक गतिविधियां सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो इनका ये परिचय मैं यहाँ पे छोटी सी बात लिख देता हूँ कि परिचय क्या होता है भाई, परिचय परिचित कर देते हैं इनसे संबंधित आपसे। तो तृतीयक गतिविधियां सेवा क्षेत्र से संबंधित है, यानी सेवा से संबंधित, यानी नौकरी से संबंधित, नौकरी पैसा जो भी है वो तृतीयक क्रियाओं में शामिल होता है। कोई पूछे तृतीयक गतिविधियों में क्या किसको शामिल कर सकते हैं कि गुरुजी थे तो मास्टर हो तो थारी कौन सी गतिविधि होगी, कौन सी क्रिया होगी, तो सेवा क्षेत्र में आऊंगा मैं। सेवा क्षेत्र में हो तो आपका मतलब तृतीयक गतिविधियां हो गई भाई। जनशक्ति सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है भाई, जनशक्ति सेवा क्षेत्र का एक क्या है, महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अधिकांश तृतीयक गतिविधियां कुशल श्रमिकों, अब ये सेवा क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे फैक्ट्री में अपने काम लगे हैं मजदूर, अब वहाँ पे पद आयोजित होते हैं, जैसे अपने इंजीनियर लगे हैं फैक्ट्री में, तो वो अपने पास कुशल श्रमिक होते हैं।
पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हुए विशेषज्ञों द्वारा विशेषज्ञ होते हैं। जैसे आईआईटी किया हुआ, आईटीआई किया हुआ, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, अपने पास बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया हुआ है, तो वो अपने पास पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होते हैं भाई। इसके बाद में सलाहकारों द्वारा की जाती है। तो ज़्यादातर गतिविधियां भाई ये ध्यान में रखना, कुशल श्रमिक हो सकता है, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित, जैसे मैंने बता दिया इंजीनियर हो सकता है, आईटीआई किया हुआ कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। इसके अलावा सलाहकार एडवाइजर जो होते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। तो ये आपको तृतीय गतिविधियों का परिचय हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, तृतीय गतिविधियों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल है। एक बात ध्यान में रखना भाई, इसमें अपने पास उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। कैसे? उत्पादन में उन सेवाओं का प्रावधान शामिल है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन में वो सारी वस्तुएं शामिल हो जाती है जिनका उपभोग किया जाता है, उसका कंज्यूम किया जाता है। विनिमय में व्यापार, विनिमय में अगर व्यापार की बात करें, परिवहन संचार सुविधाएं शामिल कि जिनका उपयोग दूरियों को कम करने के लिए किया जाता है। तो इनको अपन इस जो काम होता है ना, जैसे व्यापार होता है, परिवहन संचार होता है, इनको हम तृतीय गतिविधियों में शामिल करते हैं। बहुत ही सीधी सी बात है कि अपने पास इनको परिवहन और संचार कोई पूछे तो कौन सी गतिविधि है? तृतीय गतिविधि है। ये बाकी सारे आने वाले हैं, चिंता मत करो, ये तो केवल एक परिचय बताया है। उदाहरण के रूप में देखो मैं समझा देता हूँ। जो क्या एक शिक्षक से पढ़ते समय आपको कोई वस्तु तो प्राप्त नहीं होती, परंतु आपकी ज्ञान पाने की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? तृतीय गतिविधि कहेंगे। यानी हमने जब प्राथमिक गतिविधि पढ़ी थी तो उसमें क्या किया था? हमने पशुपालन किया था, पशुओं से हमें कुछ मिलता था, या जैसे दूध है अपने पास, दूध को बेचकर हम पैसे कमाते हैं, उनका मांस बेचकर अपन क्या है पैसे कमाते हैं। द्वितीयक में आए थे तो हमने दूध से पनीर बना लिया था, फिर बेच दिया था। लेकिन तृतीयक में आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उससे कुछ ऐसा ज्ञानवर्धक या उससे कुछ ऐसी बात प्राप्त होती है जिससे क्या आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। जैसे शिक्षक से पढ़ते समय, जैसे मेरे से पढ़ रहे हो आप, अब मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपके कोई सामग्री थोड़ी ना मिल रही है, लेकिन मेरे से पढ़ के आप जान जाओगे कि तृतीय गतिविधियाँ क्या होती है, तो ज्ञान में वृद्धि हुई कि नहीं, यही बता रहा है। दूसरे शब्दों में ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि उत्पादक के कार्यों द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, सेवाएं, ये तृतीयक सेवाएं कहलाती हैं। ये सेवाएं कहलाती है भाई, क्या सेवाओं में शामिल किया जाता है। यानी आप बैंक में गए भाई, तो बैंक में आप कहोगे सर पैसे देता है, नहीं, वो वस्तु नहीं है, वो तो आपके खुद के हैं, वो आपको सेवा दे रहा है, इसका मतलब बैंक के कर्मचारी है, वो तृतीय गतिविधि में आएंगे। तो ये अपने पास क्या है, उदाहरण भी आप लोगों को समझ लेना है। इसके बाद में तृतीय गतिविधियों के 4 प्रकार हैं भाई। यहाँ पे ये 4 प्रकार कौन से हैं? इसमें देखें तो व्यापार आ जाता है, परिवहन आ जाता है, संचार आ जाता है और सेवाएं आ जाती है। इन चारों को आपको, इनमें जो भी काम होता है इनको आपको तृतीय गतिविधि में शामिल करना है। अब देखो इन चारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, हर चीज समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे व्यापार में कि व्यापार क्या होता है सर, सौदा क्या होता है सर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्यापार और वाणिज्य दोनों एक ही बात है ना। इसमें बताएं तो व्यापार मूलतः अन्यत्र उत्पादित, ये क्या है भाई? व्यापार में बात करें तो व्यापार मूलतः अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय है भाई। यानी कहने का मतलब है एक क्षेत्र यहाँ पे है, एक क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ पे इसने कुछ काम किया भाई, तो इसको, इस सामग्री को जो बनी हुई है इसका क्रय विक्रय करना ही क्या होता है? व्यापार होता है भाई। ये सामग्री यहाँ चाहिए और यहाँ वाली सामग्री यहाँ चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपके पास ये व्यापार हो गया, तू ऐसा कर ले, मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा, है ना। तो वो व्यापार हो गया है, ये होता है व्यापार। अच्छा, इसमें क्या है? इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ तो अपन सभी कमाते हैं, अपना उद्देश्य लाभ कमाना है। मनुष्य जीवन में आने का मतलब है लाभ कमाना। आप पढ़ रहे हो लाभ कमाने के लिए, आप पढ़ रहे हो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए, तो कुछ न कुछ मतलब तो है। इसके बाद जिन कस्बों और शहरों में ये सभी कार्य होते हैं उन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। अब सीधी सी बात है, जहाँ पे व्यापार किया जाता है वो शहर व्यापारिक केंद्र कहलाता है। अच्छा, व्यापार केंद्रों को ग्रामीण और शहरी विपणन केंद्रों के रूप में विभाजित किया गया है। तो याद रखना, व्यापारिक जो केंद्र है उनको ग्रामीण और शहरी विपणन केंद्र में क्या है, बांटा गया है भाई। 2 तरीके से, जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है ग्रामीण हो जाता है, शहरी में होता है वो शहरी विपणन हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, ग्रामीण विपणन केंद्र आसपास की बस्तियों की जरूरतें पूरी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र होता है तो आसपास के क्षेत्र में ही अपने पास क्या अपना सामान है वो पहुंचाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है।
ये अर्ध नगरीय केंद्र है भाई। अर्ध नगरीय केंद्र का मतलब ये आधा शहर है आधा ग्रामीण क्षेत्र है, बस इस तरीके से होता है। ये सबसे बुनियादी प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं। ये बुनियादी है यानी नींव रखते हैं। ये ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है, नींव रखते हैं बड़े से बड़े बिजनेस की। नींव मतलब अपन जब अपने घर का निर्माण करते हैं तो एक पत्थर रखते हैं, नींव भरते हैं। अब अगर वो नींव ही नहीं होगी तो क्या अपना महल खड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर अपने पास ग्रामीण विपणन नई केंद्र नहीं होंगे तो बड़ा केंद्र कहाँ से आएगा भाई। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सबसे बुनियादी प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं। व्यावसायिक और व्यक्तिगत केंद्र अच्छी तरह से विकसित नहीं है। हाँ, व्यावसायिक बात करें अपने पास यानी व्यापार जो व्यावसायिक क्षेत्र है वो और व्यक्तिगत केंद्र है वो थोड़े से क्या है अभी अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होते भाई। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। स्थानीय क्या है, संग्रहण और वितरण होते हैं भाई, एक जगह इकट्ठा करते हैं बाद में उनको बांटते हैं। पहले लोगों से खरीदते हैं, जैसे सब्जी मंडी बात करें ना, सब्जी मंडी में है ना, तो वो अपने पास क्या है वहाँ पे पहले सामान खरीदते हैं तो बाहर से आता है और फिर लोगों में बांट देते हैं या उनको बेच देते हैं तो लाभ कमाने के लिए। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार लगते हैं। ये रह गया ना अपने पास। अधिकांश में मंडियाँ यानी थोक बाजार, मैंने बताया था ना मंडी लगती है अपने पास, सब्जी मंडी है ना, ये बात के साथ साथ खुदरा क्षेत्र भी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार लगते हैं। आवधिक बाजार का मतलब जैसे कि भाई इस सैटरडे को बाजार लगेगा, अगले सैटरडे को बाजार लगेगा, तो ये आवधिक होते हैं। जहाँ कोई नियमित बाजार उपलब्ध नहीं होता है, बिल्कुल जिसको अपने हटवाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हटवाड़ा बोलते हैं। बाजार नहीं होता है, बस एक क्षेत्र होता है, वहाँ पे कई लोग दुकानें लगा लेते हैं और सामान बेचते हैं, उसको बोलते हैं। ये बाजार निर्दिष्ट तिथियों पर लगते हैं। निर्दिष्ट तिथि जैसे महीने की अपने पास फर्स्ट जो डेट होती है 1 जुलाई यानी प्रत्येक महीने की 1 तारीख को लगता है। ये होती है तिथियों पे लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, मेले से संबंधित एक खास बात बता देता हूँ। मेला का उदाहरण देखिए, मेला कैसे लगाते हैं कि मेला कब है, मेला है ना, वो मेला लगाएंगे तो मेला लगाएंगे भाई। अब ये मान के चलो अपने पास रामदेव जी का मेला अपने यहाँ पे लगता है, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में लगता है। अब यहाँ पे रामदेव जी का मेला आज तो लग गया तो अब ये आवधिक हो गया। अब ये कल दूसरे मेले में जाएंगे तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो वैसे ये बाजार है भाई। ये बाजार क्या करते हैं अपने पास, आज 1 तारीख को यानी कि संडे को आपके पास यहाँ पे रख लिया भाई। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे संडे को इसने क्या है यहाँ पे रख लिया, ये इस स्थान पे है। मंडे को अपने पास दूसरे स्थान पे चले गए, ट्यूसडे को दूसरे पे और वेडनेसडे को बाद में आ गए, फिर थर्सडे को गए और उसके बाद में फ्राइडे और उसके बाद में सैटरडे, है ना। ये सारे अपने पास अलग अलग क्षेत्र पे जाते रहते हैं। कौन से, जो अपने पास ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। अब ये क्षेत्र अगर समझ में आ गया ये बात तो आगे चलते हैं। देखो क्या है, शहरी विपणन केंद्र में क्या है, विशिष्ट शहरी सेवाएं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होती हैं। शहरी क्षेत्र में शहर विकसित होता है, वहाँ पे संसाधन अधिक होते हैं तो वो विशिष्ट क्षेत्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए शहरी केंद्र विनिर्मित वस्तुओं के साथ साथ कई विशिष्ट बाजार भी विकसित करते हैं। शहरों में अपने पास वस्तुएं भी अपने पास क्या विनिर्मित वस्तुओं का भी क्या आदान प्रदान होता है वहाँ पे, और इसके अलावा विशिष्ट बाजार भी विकसित किए जाते हैं। जैसे श्रम है, आवास है, अर्ध या तैयार उत्पादों के बाजार, ये सारे अपने पास वहाँ पे तैयार होते हैं। शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों, वकीलों, सलाहकारों, चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों और पशु चिकित्सकों जैसे पेशेवरों की सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। तो शहरों में अपने पास क्या है, एजुकेशन ज़्यादा होती है तो स्कूल भी ज़्यादा होती है, शिक्षक ज़्यादा मिलते हैं, वकील है वो भी ज़्यादा मिलते हैं, कोर्ट वगैरह अपने शहरों में ही स्थापित होते हैं। तो ये सारी बातें आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आती है, विभागीय स्टोर। विभागीय स्टोर का मतलब होता है वहाँ पे अपने विभाग द्वारा स्टोर है वो तैयार कर दिया जाता है, फिर वहाँ से सामग्री है वो बेच दी जाती है। वस्तुओं की खरीद और स्टोर के विभिन्न अनुभागों में बिक्री की देखरेख के लिए विभागीय प्रमुखों की जिम्मेदारी और अधिकार सौंपते हैं। यानी एक अपने पास अधिकारी बना देते हैं वहाँ पे और उसको सारा काम दे देते हैं। चेन स्टोर्स जैसे किफ़ायती तरीके से माल खरीदने में सक्षम है। चेन स्टोर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक कड़ी से जुड़े हुए वो होते हैं। हाँ, वो खरीदने में सक्षम होते हैं। अक्सर वे इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वे माल को अपने निर्देश के अनुसार निर्मित करने का निर्देश देते हैं। अगर अपन चेन का जो कहते हैं ना, कड़ी जिसको कहते हैं, कड़ी में जुड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर वो अपना सामान जो चाहिए ना उसी के अनुसार उसको काम करवा सकते हैं। तो ये होती है चेन कड़ी या चेन स्टोर्स। नेक्स्ट है, वस्तुओं का क्रय विक्रय 2 प्रकार से किया जा सकता है भाई।
ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, इंपॉर्टेंट नोट जिसको अपन कहते हैं। वस्तुओं का क्रय कितने प्रकार से किया जाता है, व्याख्या कीजिए। चलिए करते हैं। देखो वस्तुओं के दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो खुदरा और एक थोक है। तो देखो खुदरा में क्या है, ये वह व्यावसायिक गतिविधि है जो उपभोक्ताओं को सीधे माल की बिक्री से संबंधित है, यानी सीधे अपने पास अगले के घर ही पहुंचा दिया, बस वही बात है, आया खरीदा चला लिया, अपने काम कर लिया। अधिकांश खुदरा व्यापार स्थायी प्रतिष्ठानों या दुकानों में होता है जो केवल बिक्री के लिए समर्पित होते हैं। जैसे बाजार गए, वहाँ पे आए, सामान खरीदा, घर ले आए, बस यही होता है अपने पास खुदरा मार्केट। यानी सीधी सी आसान भाषा में बात बताऊं तो दुकान से सामान खरीदना खुदरा व्यापार होता है। एक दुकान होती है स्पेशल, वहाँ पे गए, भाई हाँ मैं यहाँ से सामान खरीदूंगा, ले आया, घर काम में लिया, चलो जी। हाँ, अधिकांश खुदरा व्यापार हाँ ये हो गया। सड़क पर सामान बेचना, ठेले, ट्रक, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन, स्वचालित वेंडिंग मशीन, इसके अलावा इंटरनेट, गेयर स्टोर खुदरा व्यापार के उदाहरण हैं। याद रखना भाई, ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद थोक व्यापार की बात करते हैं। थोक का मतलब अपने थोक के भाव सामान है, अरे थोक में कितना का देगा, वही बात है। थोक व्यापार में खुदरा दुकानों के माध्यम से नहीं बल्कि अनेक मध्यस्थ व्यापारियों और आपूर्ति घरों के माध्यम से थोक व्यापार शामिल होता है। कैसे, मान के चलिए एक बड़ी कंपनी है और वहाँ से आप डायरेक्ट जाके सामान खरीद सकते हो क्या, नहीं खरीद सकते, तो फिर उनके बिचौलिए होते हैं, वो आपको वहाँ से लाकर देते हैं, या वो अपने पास क्या है वहाँ से खरीदते हैं, फिर वो हमको ग्राहकों तक पहुँचाते हैं। इसके बाद यह अक्सर खुदरा दुकानों को इस हद तक ऋण प्रदान करता है कि खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता की पूंजी पर बहुत हद तक काम करता है। और हाँ, सीधी सी बात है, कोई मैं दुकानदार हूँ, मैं बड़ी कंपनी से सामान लेना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, पहले वो कंपनी किसी थोक विक्रेता को देगी और मैं उस थोक विक्रेता से उधार लेकर आऊँगा और मुझे इतनी पूंजी मिल जाएगी कि मेरा सारा काम उसकी पूंजी पे चल जाता है भाई। तो ये होते हैं अपने पास थोक व्यापार। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो परिवहन में आ जाते हैं भाई, ये व्यापार तो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास आते हैं परिवहन में। परिवहन क्या होता है, परिवहन होता है एक सामान को दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए जिस संसाधन का प्रयोग किया जाता है वही परिवहन होता है। सर मैं तो अपने भाई को कंधों पे बिठा के लेके जाता हूँ स्कूल, तो मैं क्या परिवहन में आता हूँ? बिल्कुल, आप उसके लिए तो परिवहन ही हो, है ना। तो एक सामग्री कोई भी हो सकती है, उसको आप कहाँ पहुँचा दो? दूसरे स्थान पे, और जिस माध्यम से पहुँचाते हो वो माध्यम आपका क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। देखो परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोगों, सामग्री और निर्मित वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। सीधी सी बात है, सरल सी बात है भाई, और सरल बात को समझने में इतना टाइम लगाते हो आप लोग। परिवहन दूरी को इस प्रकार मापा जा सकता है: किलोमीटर दूरी या मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी या किसी विशेष मार्ग पर यात्रा करने में लगा समय, या लागत दूरी या किसी मार्ग पर यात्रा का खर्च। यानी कहने का मतलब है किलोमीटर की दूरी मापें, किलोमीटर में अगर अपन दूरी मापते हैं तो वो मार्ग की लंबाई भी आ जाती है। समय से दूरी मापेंगे तो उसमें कितना समय लगा है ये हो जाता है। और अगर अपन लागत दूरी नापते हैं तो कितना खर्च हो जाता है। इसका मतलब एक तो लंबाई में माप सकते हैं, एक अपने पास समय में माप सकते हैं, और एक आपके पास क्या है, लागत में माप सकते हैं। कितनी लागत आई भाई? अरे मैं तो कल बैठे गयो झुंझुनू, तो बैठे तो मेरा रुपया 500 खर्च होगा, तो यार वहाँ मेरे 500 रुपये की क्या है दूरी पड़ गई। वो तो खर्चा कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन 500 रुपये लगे कि नहीं। हाँ, इसके बाद लंबाई की, अरे यार कल तो पैदल चाले तो 2-3 किलोमीटर चाल दियो, तो किलोमीटर में माप ली हुआ, यानी अपने हिसाब से माप लेते हैं अपन दूरी को। और लागत, यार वहाँ जाने में क्या समय, यार मैं 2 किलोमीटर वहाँ पे गया तो 1 घंटा लग गया मुझे, तो समय दूरी हो गई। बस यही होती है अपने पास। अच्छा, नेटवर्क की बात करते हैं। अब नेटवर्क की बात करें तो क्या है, नेटवर्क एक ऐसी सुविकसित परिवहन प्रणाली है जो नोड्स और लिंक्स से बनी होती है। अपने इंटरनेट की बात है भाई। नोड 2 या 2 से अधिक मार्गों का मिलन बिंदु होता है। याद रख लेना नोड क्या है। एक बात ध्यान में रखना, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं ये। हाँ, और हर सड़क जो दो किन्हीं नोड्स को जोड़ती है लिंक कहलाती है। यानी नोड 2 या 2 से अधिक मार्गों का मिलन बिंदु है। मान के चलिए आपके पास ये रास्ता इधर से आता है, ये रास्ता इधर से आता है, और ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये मिल गए भाई। और इसके बाद में क्या है कि 2 सड़क, और हर सड़क को किन्हीं 2 नोड्स को जोड़ती है। यानी हर सड़क है वो नोड्स को जोड़ती है और लिंक कहलाती है। लिंक रोड की अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं तो क्या होता है, जैसे ये सड़क है और ये सड़क है, ये यहाँ पे निकाल दी तो ये लिंक रोड हो गई।
है ना, आप अभी जानते हो लिंक रोड क्या होती है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है भाई, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिवहन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या की जितनी बड़ी होगी परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी, सबसे पहला बिंदु। इसके बाद मार्ग इन पर निर्भर करते हैं। शहरों, कस्बों, गांवों और औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल का स्थान, उनके बीच व्यापार पैटर्न, उनके बीच परिदृश्य की प्रकृति, जलवायु का प्रकार और मार्ग की लंबाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपलब्ध धन होता है। इस प्रकार से अपने पास ध्यान में रख लेना परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है संचार, आपके पास संचार। अब ये संचार क्या होता है? तो संचार वो माध्यम होता है जिसके द्वारा आप अपनी बात कहीं दूसरे तक पहुंचा देते हो। सीधी सरल भाषा में तो ये अर्थ होता है, जैसे मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अब देखो इसमें क्या है, संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रसारण एक शामिल होता है। जो मैंने शब्द बोले वो आप तक पहुंचे, इसका मतलब है आपके पास ये मेरा इंटरनेट का माध्यम है जिससे मेरे विचार आप तक आ रहे हैं और मेरे विचारों से आप बिल्कुल क्या है समझ जाओगे। जहां परिवहन नेटवर्क कुशल है वहां संचार आसानी से फैलता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, समझ लेना कि मान के चलो आप हम बसे हुए हैं कहीं जैसलमेर वाले सम क्षेत्र में और वहां पे सड़कें ही नहीं है, तो अपने पास अपना सामान्य वो जो संचार सेवा है वो तो दुर्बल ही हो जाएगी। कैसे होगी सर दुर्लभ? वो ऐसे हो जाएगी क्योंकि वहां तक अपने पास कोई टेलीफोन वगैरह लाइन वगैरह तो जाएगी नहीं दूर दराज क्षेत्र में। तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा कि अपनी बसें जैसे सामान वहाँ पे पहुँचा देगी और फिर वहाँ पे नेटवर्क वगैरह स्थापित हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे नेटवर्क है वो शामिल हो जाएगा। अब पुराने ज़माने की बता देता हूँ, जैसे चिट्ठी पत्री भेजते थे, है ना, वो पुराने ज़माने का गाना नहीं है ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। इसका मतलब बड़े दिन लग गए चिट्ठी आने में। तो जहाँ जितनी अपने पास सुविधा अपने पास तकनीकी कम थी वो टाइम लगता था, है ना। तो चिट्ठी पत्री का मैटर वो अलग है। तो जहाँ पे परिवहन नेटवर्क अच्छा है वहाँ पे संचार भी अच्छा होगा। मोबाइल टेलीफोन की बात करें तो और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से स्वतंत्र बना दिया है। हाँ, पहले संचार कैसे होता था? चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी जाती थी, डाकिया ले जाता था और फिर बाद में आगे पहुँचती थी। तो वो संचार के माध्यम से परिवहन के माध्यम से जाती थी। फिर आया भाई तकनीकी, और तकनीकी में मोबाइल से घर बैठे बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तुरंत अगले के पास। तो इसने परिवहन से थोड़ा सा स्वतंत्र बना दिया टेक्नोलॉजी ने। अब दूर संचार की बात करें, दूर संचार का मतलब दूर तक संचार फैला देना, समाचार फैला देना। मोबाइल टेलीफोनी जैसी हालिया प्रगति ने किसी भी समय और किसी से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्कालिक बना दिया। बहुत ही तेज गति से होता है, यहाँ पे टाइप टक 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 करते ही आगे पहुंच जाता है। रेडियो और टेलीविजन दुनिया भर के विशाल दर्शकों तक समाचार, चित्र और टेलीफोन कॉल पहुंचाने में मदद करते हैं और इसलिए इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। याद रखना भाई, आप कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर भी कोई घटना हो गई, तुरंत आप दृश्य देख ले तो ये हो गया वहाँ पे। पहले कैसा होता था, दिल्ली में कोई घटना हुई है उसकी 3 दिन बाद में सूचना मिलती थी, अखबारों में आता था तब मिलती थी, अखबारों से पहले तो और भी हालत खराब थे। इसके बाद में क्या है, समाचार पत्र दुनिया के सभी कोनों में होने वाली घटनाओं को कवर अप करते हैं, सब करने में सक्षम है भाई। तो ये बता दिया मैंने, इंटरनेट ने सचमुच वैश्विक संचार प्रणाली में क्रांति ला दी है। ये आ जाती है दूर संचार हो गया। अब देखो इसके बाद में आती है सेवाएं। सेवाओं में क्या है सर? तो सेवाएं वो क्षेत्र होती है जिनमें अपने पास क्या हर मतलब अपनी सेवाएं प्रदान कर देना। अगले से कुछ, मेरे से कुछ मिल नहीं रहा है आप लोगों को, वास्तविक यानी सशरीर कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखो सेवाएं एक अलग अलग स्तरों पर उपलब्ध होती है। कुछ उद्योगों के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ अपने पास उद्योग और लोगों दोनों के लिए होती है। जैसे परिवहन प्रणालियाँ हो गई भाई। इस बार निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे किराने की दुकान और कपड़े धोने की दुकानें उच्च स्तरीय सेवाओं या लेखाकारों, सलाहकारों और चिकित्सकों जैसी अधिक विशिष्ट सेवाओं की तुलना में अधिक सामान्य और व्यापक हैं। सेवाएं उन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है जो उनके लिए भुगतान करने में सक्षम है। अब मैं आप लोगों को तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर ट्यूशन दूंगा ऑफलाइन तो मैं उनसे पैसे तो लूंगा ही। हाँ, ये बता रहा है यहाँ पे। अब कई सेवाओं को विनियमित किया गया है। राज्य और संघ विधानों में परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा, जल आपूर्ति जैसी सेवाओं की विपणन की निगरानी और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। जैसे बिजली बोर्ड है, अपने पास जल विभाग है, ये निगम स्थापित किए गए हैं ताकि अपने पास इनकी देखरेख हो सके।
व्यावसायिक सेवाएं मुख्यतः स्वास्थ्य, देखभाल, इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन से संबंधित होती हैं। इसके बाद में देखो बात करते हैं तृतीय गतिविधियों में लगे लोग। बढ़िया प्रश्न यहीं से आता है भी। देखो, सेवाएं सभी समाजों में प्रदान की जाती है, लेकिन अधिक विकसित देशों में कम विकसित देशों की तुलना में सेवाएं प्रदान करने में श्रमिकों का प्रतिशत अधिक होता है। ये मैं बता देता हूँ, विकसित देश में सेवाएं ज़्यादा होती हैं, अविकसित देश में या विकासशील देशों में थोड़ी कम होती है। इसका उदाहरण मैं बताऊं तो पर्यटन की बात करते हैं। देखो, पर्यटन व्यवसाय के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा है। तो जो लोग अमीर होंगे, जो लोग विकसित होंगे, वो तो यात्रा पे जाएंगे। हम आप कैसे जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। यह कुल पंजीकृत नौकरियों जैसे 250 मिलियन और कुछ कुल राजस्व, कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी 40% में दुनिया की सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि बन गई है। ये तो पर्यटन की बात है भाई, बहुत ही बड़े क्षेत्र पे बन गई है। तृतीय गतिविधि अपने पास क्या है? सबसे बड़ी, यानी अपने सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि है पर्यटन की। अब इसके बाद में क्या है? पर्यटन बुनियादी ढांचा उद्योगों, खुदरा व्यापार और शिल्प उद्योगों, स्मृति चिन्ह के विकास को बढ़ावा देता है। बिल्कुल बढ़ावा देता है, मैं समझाऊंगा। अब पर्यटन क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखो, भूमध्य सागरीय तट और भारत के पश्चिमी तट के आसपास के गर्म स्थान दुनिया के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। अन्य में शीतकालीन खेल क्षेत्र शामिल है, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और विभिन्न सुंदर परिदृश्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। ऐतिहासिक शहर भी स्मारक, विरासत स्थल और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे अपने जो नवलगढ़ की हवेलियां हैं, ये अपने पास पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, और यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में पर्यटक वो आते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना भाई। मांग, सबसे पहले तो पर्यटन को क्या क्या प्रभावित करते हैं? तो मांग प्रभावित करती है कि डिमांड है कि नहीं है। जीवन स्तर में सुधार और अवकाश के समय में वृद्धि से लोगों को स्थानों पर जाने की अनुमति मिलती है। मान के चलिए आपके पास पैसे आ गए, आपकी फुर्सत में हो कि अब मैं काम कर रहा हूँ और मैं अब मुझे इतनी छुट्टियाँ मिल गई, तो मैं घूम के आ जाऊँ। लेकिन मैं अपने पास सुबह कमा लिया तो शाम को खत्म, शाम को कमा लिया तो सुबह खत्म, तो फिर करेंगे कहाँ पे यात्रा पे? परिवहन, पर्यटन क्षेत्रों में के खुलने में परिवहन सुविधाओं में सुधार से मदद मिली है। बेहतर सड़क व्यवस्था के साथ कार से यात्रा करना आसान हो गया है। हाल के वर्षों में हवाई परिवहन का विस्तार और भी महत्वपूर्ण रहा है। जैसे अपने को कहीं घूमने जाना है, हांगकांग जाना है, तो फिर वही बात है कि एरोप्लेन से जाएंगे। तो ये परिवहन भी थोड़ा सा पर्यटन है, उसको प्रभावित कर देता है। अगर मान के चलो मुझे सम क्षेत्र वो जैसलमेर के टीले देख के आने हैं, अब यहाँ से बस ही नहीं जाएगी तो जाऊँगा कैसे? यही बात है। अच्छा, पर्यटकों के आकर्षण ये भी आता है भाई। जलवायु, ठंडे क्षेत्रों के अधिकांश लोग समुद्र तट की छुट्टियों के लिए गर्म है। इसके बाद धूप वाले मौसम की अपेक्षा करते हैं। परिदृश्य की बात करें, कई लोग अपनी छुट्टियां आकर्षक वातावरण में बिताना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है अक्सर पहाड़, झीलें, शानदार समुद्री तट और परिदृश्य होता है जो मनुष्य द्वारा पूरी तरह से परिवर्तित नहीं किए गए हैं। और मनुष्य ने तो बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया है ना, परिवर्तन ही सब कुछ है। मनुष्य का जीवन ही परिवर्तन है, तो ये तो अपने आने वाली सामने किसी भी चीज को परिवर्तित कर देता है। इतिहास और कला की बात करें तो लोग प्राचीन या सुरम्य शहरों और पुरातात्विक स्थलों का दौरा करते हैं और महलों, प्रासादों और चर्चों की खोज का आनंद लेते हैं। बिल्कुल ये लेते हैं भी आनंद। जैसे अपने पास मिस्र के पिरामिड घूमने के लिए जाते हैं लोग। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये जाति और स्थानीय रीति रिवाजों का अनुभव करने के लिए इच्छुक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे अपने पास साउथ अफ्रीका में चले तो आदिवासी लोगों को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, उनकी संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया चतुर्थक गतिविधि। अपनी तृतीय गतिविधियां कंप्लीट और चतुर्थक गतिविधि में आ जाते हैं। सर इसमें क्या शामिल करने वाले हो? अच्छा देखो, चतुर्थक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कुछ शामिल है, जैसे सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसार, या यहाँ तक कि आपके पास सूचना का उत्पादन है, ये अपने आते हैं। यानी उच्च प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र होता है, अरे जैसे आईआईटी करने के बाद में आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो ना, वही आप इसमें शामिल होता है। चतुर्थ गतिविधियां अनुसंधान यानी रिसर्च से संबंधित है, विकास के इर्द गिर्द केंद्रित होती है, यानी जो अपने पास डेवलपमेंट और विकास होता है इसके आसपास होती है भी। और इन्हें विशेष ज्ञान या तकनीकी की कौशल से जुड़ी सेवाओं में के उन्नत के रूप में देखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है अपने एक देश जो होता है उसका विकास इन्हीं पे डिपेंड करता है। इसके बाद में बात करते हैं कि पंचम गतिविधि में क्या आता है। मैंने बताया था ना, पांचवी गतिविधि भी अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, उच्चतम स्तर के निर्णायक कर्ता या नीति निर्माता क्विनरी गतिविधियां करते हैं, ये होता है। जैसे अपने राजनेता होते हैं, अपना देश का अपने संविधान बनाने की कोशिश करते हैं,
क्विनरी गतिविधियां ऐसी सेवाएं हैं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्याख्या, डेटा व्याख्या और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग या मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है। ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम देना, कार्य कुशलता में सुधार लाने और लागत कम करने के लिए बाहरी एजेंसी को काम देना। जैसे अपने पास क्या है, कोई जर्मनी के कौन सी थी, जापान की कंपनी थी क्या, जिसको अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने के लिए ठेका दिया था। यही बात नहीं आता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस और कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुल गए हैं। कॉल सेंटर कौन से होते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ, वो भी आते हैं। क्विनरी सेवाओं में नए रुझानों से में ज्ञान प्रसंस्करण, आउटसोर्सिंग केपीओ बोलते हैं, और होम सोर्सिंग शामिल है, जो कि आउटसोर्सिंग के विकल्प के लिए हैं। आई बात समझ में? इसके बाद केपीओ यानी अपने पास ये रहा क्या, आउटसोर्सिंग केपीओ यानी ये रहा ज्ञान प्रसंस्करण आउटसोर्सिंग। केपीओ उद्योग बिजनेस प्रोसेस क्या है, आउटसोर्सिंग बीपीओ से अलग है, क्योंकि इसमें अत्यधिक कुशल श्रमिक शामिल होते हैं। केपीओ के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास यानी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधि आती है। ई लर्निंग यानी अपने पास इंटरनेट से सीखना होता है। व्यवसाय अनुसंधान होता है। बौद्धिक संपदा IP होता है, इसका अनुसंधान होता है। कानूनी पेशा और बैंकिंग सेवा क्षेत्र भी इसी, अच्छा बैंकिंग इसमें आती है भाई, पंचम गतिविधि में, ध्यान रख लेना, मैंने थोड़ी देर पहले वैसे बता दिया था। इसके बाद में देखो, ये थोड़ी सी कॉलर के अनुसार कार्य की प्रवृत्ति बता देता हूँ मैं आप लोगों को। छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है, पक्का प्रश्न आएगा 1 नंबर का। देखो लाल रंग की जो कहती है अपने पास कॉलर, वो क्या है, प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि से जुड़े, खनन, मछली पकड़ना, वानिकी से सीधे प्रकृति संसाधनों से जुड़े लोग हैं, वो लाल कॉलर जो होती है उसके वो होती है उनकी लाल कॉलर इंगित करता है। स्वर्ण की बात करें तो अत्यधिक विशिष्ट, दुर्लभ और उच्च मूल्य वाले निर्णय लेने वाले पेशेवर, जैसे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी है, नीति निर्माता है, उच्च सरकारी अधिकारी है, ये पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा है स्वर्ण कॉलर वाले। इसके बाद श्वेत कार्यालय पेशेवर सेवाएं जैसे प्रशासक है, प्रबंधक है, सरकारी कर्मचारी, क्लर्क है, ये सारे क्या है, ये सफेद कॉलर वाली नौकरियां आमतौर पर गैर शारीरिक और बौद्धिक श्रम से जुड़ी होती हैं, याद रख लेना भाई। श्वेत दूसर की बात करें, मटमेला, ये लोग जो प्राथमिक और द्वितीय गति क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में चले गए हैं, जैसे पर्यावरण सेवाएं हैं, अपशिष्ट प्रबंधन है, ये आमतौर पर ऐसे श्रमिकों को संदर्भित करता है जिनके पास विशेष कौशल होता है लेकिन वे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़े होते हैं। नीला कलर बताएं तो क्या है, विनिर्माण और प्रौद्योगिक कार्य जैसे औद्योगिक कार्य जैसे कारखाने के श्रमिक, मशीनों का संचालन, उत्पादन कर्मचारी, ये नीले कॉलर वाली नौकरियां आमतौर पर शारीरिक श्रम या औद्योगिक कौशल से जुड़ी होती है। गुलाबी की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आती है भाई, हाँ ये क्या हो गया, चलिए हाँ ये है गुलाबी। हाँ, व्यक्तिगत सेवाएं जैसे विशेषकर महिलाओं का प्रभुत्व, जैसे नर्सें, बाल देखभाल, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, ब्यूटिशियन, खुदरा बिक्री में कम वेतन वाली नौकरियां शामिल होती हैं गुलाबी में, तो हो गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं, देखो हाँ ये बस यहाँ तक कि आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आपके पास आ जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो देखो अभी मैं केवल चैप्टर के अंत वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको शामिल करने वाला हूं, और इस बुक के इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उन्हीं को। इसके बाद में जब अपन पढ़ेंगे तो उनमें अपन अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं अलग से, रिविजन अपन उन्हीं से करेंगे। तो पहले देखो ये क्या है, निम्न में से कौन एक तृतीय गतिविधि है, तो देखो खेती नहीं है, व्यापार, बुनाई और शिकार, तो आपके पास व्यापार हो जाता है, ये तो बहुत ही सरल है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, द्वितीय की नहीं है भाई, देखो इस्पात प्रगलन, मछली पकड़ना, अपने वस्त्र बनाना और टोकरी बुनना, तो दूसरे के नहीं है भाई, नहीं है, तो इसमें आपके पास आ जाती है मछली पकड़ना, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की है, बाकी सारी द्वितीय गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये सेवा क्षेत्र के लिए है भाई, ये बाकी सारे सेवा क्षेत्र के लिए हैं। उच्च परिणाम और नवाचारों के स्तर को शामिल करने वाली नौकरियों को निम्न, उच्च स्तर की बात करें तो उच्च स्तर की आपके पास पंचम में आ जाती है। उच्च किस्म की जो नवाचार होते हैं वो सारे इसी में शामिल होते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि चतुर्थ गतिविधि क्षेत्र से संबंधित है, तो चतुर्थ की बात करते हैं विनिर्माण कंप्यूटर नहीं है, पेपर और कच्चा लुगदी उत्पादन नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षण और मुद्रण पुस्तकें यही है, फिर विनिर्माण कंप्यूटर। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है भाई, तो इसमें विनिर्माण कंप्यूटर आ जाएगा, बाकी पेपर और कच्चा लुगदी उत्पादन नहीं होगा, विश्वविद्यालय शिक्षण ये पंचम में आ जाती है, और मुद्रण पुस्तकें इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
तो इसमें बात करें तो बाह्य स्रोतन लागत को कम करती है और दक्षता बढ़ाती है। क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? कई बार इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। केपीओ की तुलना में बीपीओ के पास बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं और नौकरी का बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में नौकरी चाहने वालों पे असंतोष हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, बाकी सारे सही है, ये गलत है भाई। तो ये हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब देखो बात करते हैं इनके जो छोटे वाले क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो दिए हुए हैं उनके बारे में। फुटकर व्यापार सेवा की व्याख्या कीजिए। तो फुटकर व्यापार से संबंधित मैंने पहले भी समझा दिया है, अभी मैं बता देता हूँ। देखो, फुटकर व्यापार सेवा सीधे उपभोक्ताओं के लिए सामानों की बिक्री से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि है। अधिकांश फुटकर व्यापार स्थिर प्रतिष्ठानों या दुकानों में होता है जो केवल बिक्री के लिए समर्पित होते हैं। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, टेलीफोन, स्वचालित बिक्री मशीन, इंटरनेट फुटकर व्यापार के उदाहरण है। फुटकर व्यापार के कई और विविध लाभ है। उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विकल्प और सूची में से चुनने के साथ ही मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धी है। फुटकर व्यापार उपभोक्ताओं को व्यवसायों के साथ संबंध बनाने और उन्हें वस्तुओं का अधिग्रहण करने का अवसर देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। फुटकर व्यापार के नुकसान छोटे पैमाने पर फुटकर विक्रेताओं के लिए आते हैं जो दोनों उत्पादन, वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के मामले में अपनी बड़े प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास पहला। नेक्स्ट बात करें चतुर्थक सेवाओं का वर्णन करें। तो चतुर्थक सेवाओं में देख लो भाई, चतुष्कोणीय सेवाएं यानी चतुर्थक सेवाएं उन बौद्धिक व्यवसायों को संदर्भित करते हैं जो उन्नत और विशिष्ट हैं, कि जैसे कि सोच, शोध, नए विचारों की विकसित करना। चतुर्थ गतिविधियों में सूचना का संग्रह, उत्पादन, प्रसार या यहाँ तक कि सूचना का उत्पादन शामिल है। अनुसंधान और विकास के आसपास चतुष्कोणीय गतिविधियां केंद्रित हैं और विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल से युक्त सेवाओं के रूप में देखा जा सकता है, भाई। उन्नत रूप के रूप में देखा जा सकता है। इसमें कंप्यूटिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, परामर्श और R&D जैसी सूचनाएं सेवा प्रदान करने वाले बौद्धिक उद्योग शामिल हैं। नेक्स्ट आते हैं दुनिया के चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते देशों का नाम बताइए। तो ये अपने पास तो ऐसा क्वेश्चन है भाई, छोड़ो इसको। तो नेक्स्ट आता है अंकीय विभाजक क्या है। बढ़िया प्रश्न है। देखो, इसमें हम लगभग रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित विकास से उभरने वाले अवसरों को दुनिया भर में असमान रूप से वितरित किया जाता है। देशों में व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मतभेद है, जबकि विकसित देशों ने IT सेवाएं प्रदान करने में आगे बढ़ गए हैं। विकासशील देश पिछड़ गए और इसे ही अंकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब विकासशील देशों में कंप्यूटर है वो अभी पहुंचा नहीं है, या अपने पास निम्न स्तर पे है, और अपने विकसित देशों में उच्च स्तर पे आ गए, तो इसी को अंकीय विभाजक कहते हैं। अंकीय विभाजक एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग या प्रभाव के संबंध से में है। इस तकनीकी में टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। यह आमतौर पर शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच मौजूद है। शिक्षित और अशिक्षित के बीच, सामाजिक, आर्थिक और समूह के बीच, और विश्व स्तर पर अधिक और कम प्रौद्योगिकी के रूप में विकसित राष्ट्रों के बीच हो सकता है। इसके बाद देखो बात करते हैं, ये अपने पास क्या है, बड़े क्वेश्चन है तो उसे मुझे दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट रखना ताकि आप है ना इसको समझ सको। क्या है प्रश्न, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के महत्व और विकास पर चर्चा कीजिए। इसमें सारी बातें आ जाएंगी, तो स्क्रीनशॉट रखना भाई आप लोगों को। नेक्स्ट है, हाँ ये उसी का हिस्सा है भाई, इस प्रश्न का ये हिस्सा भी है क्योंकि प्रश्न बड़ा वाला है, ये 5 अंक का आता है। इसके बाद में आते हैं ये परिवहन और संचार सेवाओं के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये मैंने समझा रखा भी, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ताकि क्या है कि मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये आप स्क्रीनशॉट रखो, पहले तो इसका लो, क्या है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये प्रश्न आ जाएगा, बाद इसका है, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी अब क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट मेरे हिसाब से, ये 2 प्रश्न है, ये आप है ना खुद पढ़ सकते हो क्योंकि इसके बारे में मैंने सारी डिटेल आपको पहले अपने नोट्स में बता दी है। अगर आपको ये नोट्स समझ में आ गए हैं तो वो भी मुझे बताना, वीडियो को लाइक करके बता देना। अगर समझ में कोई तथ्य बिंदु नहीं आया है तो कमेंट कर देना कि सर हमें ये बिंदु समझ में नहीं आया, मैं आपको उसी कमेंट का आंसर दूंगा, उसी कमेंट पे आपको वो तथ्य है वो बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। तो मेरे हिसाब से वैसे आप लोगों को वीडियो है अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने पास इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर चैनल पे नए आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की इस क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।